एंड वेलकम बैक अगेन। चैप्टर 6 से स्टार्ट कर चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के इस कोर्स में 6.2 डिफरेंशियल इक्वेशन की ग्रोथ एंड डीके का है, जो सेशन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। बुक को डायरेक्टली मैं यूज़ करूंगा क्योंकि बुक के अंदर जो टॉपिक्स विद डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ द कैलकुलस फॉर द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और द डेटा साइंस। सो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंचेंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको मिलती हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप आर प्रोग्रामिंग से इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डोमेन ऑफ द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, तो हियर द कोर्स लाइव ऑन अ यूडेमी, जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट और एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। सो द कॉन्सेप्चुअल थिंग इज देयर कि हम जब ग्रोथ की बात करते हैं या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ रखा है और हमने ये चीज़ें भी डिस्कस कर ली हैं कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है। फिर हमने देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शंस का बेस 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, या फिर बाय इटसेल्फ ई हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह कुछ नंबर्स अलग भी हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। तो इस ग्रोथ एंड डीके को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को समझना होगा कि एक्चुअली जब हम ग्रोथ देखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ दी सिस्टमैटिकली क्वेश्चंस, तो वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से काम आ रहा होता है। So, you learn to analyze visually the solution of the differential equation using the slope field and to approximate the solution numerically by the Euler method, as we have discussed both of them previously in the session. Analytically, you have learned to solve only two types of the differential equation, those of the form where y bar, which means first derivative of the function, and the second derivative of the function, यानी हम दो तरीकों से differential equation को solve करने का हमने तरीका देखा है। So in this session, you will learn how to solve a more general type of the differential equation. The strategy is to rewrite. The strategy is to rewrite the equation so that each variable occur on only one side of the equation. यानी अब यहाँ पर strategy में हम क्या करेंगे, equation को rewrite करेंगे ताकि separately एक variable एक side पे चला जाए, ठीक है, यानी dy वाला y की तरफ हो और dx x वाली की तरफ चला जाए। So this strategy is called as separation of the variable, but we will talk about the separation of the variable separately in a session 6.3. So let's see the first example here, solving the differential equation. Okay, तो फर्स्ट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया y बार इक्वल टू 2x अपॉन y। हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब डेरिवेटिव के फॉर्म पे लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है ये इक्वेशंस का जो जर्नल फॉर्म पे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम इस वक्त यहाँ पे उसको ओरिजिनल इक्वेशन कह रहे हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ये dy अपॉन dx है, तो क्या मैं इस y को यहाँ ले जा सकता हूँ? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेकर गया तो ये टर्म हो गई dy अपॉन dx यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये y बार तो वैसे ही है, अभी हमने इसे ऊपर नहीं किया dy अपॉन dx, मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू द x और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया बाय dx। देखो ये dx जो है दोनों तरफ लिखा गया और इंटीग्रेशन तो मैं रूल के मुताबिक कर रहा हूँ बोथ साइड। अब जैसे मैंने इंटीग्रेट करना शुरू किया तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू तो हमने इस y बार को इस स्टेप पर, अब बगौर देखिएगा, इस स्टेप पर y लिखा हुआ है, y बार को मैंने कर दिया dy अपॉन dx हम लिख सकते हैं, और जो dx था वो यहाँ पर वैसे ही रहा। इस dx से ये dx कैंसिल हो गया, बच गया y dy। अब y dy मौजूद है और राइट हैंड साइड पे 2x dx, इंटीग्रेट करेंगे 1/2y स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। हम चाहें तो दोनों तरफ c लिख सकते हैं, लेकिन इस वक्त वन ही साइड c लिखा गया है क्योंकि वो एट लास्ट वन ही c कंसीडर होता है। अब हमने क्या किया, री राइट लेटर c इक्वल टू 2c, ठीक है, रीराइट कर सकते हैं ताकि मल्टीप्लाई करके इसे कैंसिल किया जा सके। तो ये 1/2y स्क्वायर था, ये यहाँ पर प्लस का है, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट को प्लस वाले साइड को उस तरफ लेके चले जाऊँ तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो बिहाफ ऑफ दिस जो जर्नल इक्वेशन बनेगी इस फॉर्म पर वो y स्क्वायर माइनस 2x इस इक्वल टू c बनेगी। किसके लिए? ओरिजिनली उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में यानी इसी पार्ट के नीचे ये बताया जा रहा है कि अगर आप दोनों तरफ c ले लें तो भी आपके सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एट लास्ट वही स्टेप आता है जो स्टेप यहाँ पर अगर आप बगौर देखें, ठीक है। यही वाले स्टेप्स को यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म पे दिखाया जा रहा है, लेकिन हम अंडरस्टूड है कि एक ही तरफ c लेके इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके,
फिर इसे जर्नलाइज करके दिखाया जा रहा है। तो सिंपली हमने इस फर्स्ट एग्जाम्पल में ये देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब दी जाती है तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए सेपरेट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद हमें जर्नल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। अब हमें कॉन्सेप्शुअल व्यू पे वो टॉपिक समझना है जो हमारे सेशन का पार्ट है कि ग्रोथ एंड डी के मॉडल्स क्या है। इन मैनी एप्लीकेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल y is proportional to the value of y. That's a very important statement. डिफरेंट एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि जब dy/dt लिखा जा रहा होता है इस तरह से, ठीक है, तो ये जो चेंज ऑफ वेरिएबल है या रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल y है, ये प्रोपोर्शनल होता है टू द वैल्यू ऑफ द y, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ y के लिए। सो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, अगर y फंक्शन है टाइम t के लिए, सो द प्रोपोर्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो इस बिहाफ पर जो प्रोपोर्शन लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा कि dy/dt, यानी y जो है वो फंक्शन t के रिस्पेक्ट से, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द t क्या हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू दी y, जबकि k यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर होगा। So the general solution of the differential equation is given in the following theorem: exponential growth and decay model. If y is a differentiable function of t, यानी y जो है वो differentiable function है t के लिए, such that y की value greater than 0 होगी, and the differentiate or the derivative of the y is equal to ky. यानी जब मैं इस फंक्शन को जो कि t के लिए डिफरेंशिएबल है इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ky के बराबर आएगा फॉर सम कांस्टेंट वैल्यूज के। सो वी कैन से दैट this originally y differentiable function will be written in a form of this: y equal to constant c exponential k to t power. c is a initial value, ठीक है, of y के लिए initial value होगी, और k is a proportionality constant exponential growth अगर k is greater than 0 and exponential decay अगर when k is less than 0, यानी k की वैल्यू जब ग्रेटर होगी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर होगा, और एक्सपोनेंशियल डीके उस वक्त अकर होगा जब k की वैल्यू लेस देन 0 होगी। किसके लिए? इस फॉर्मूले के लिए जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ द मॉडल, ठीक है। इसकी प्रूवमेंट भी मौजूद है, आप चाहे तो इसको प्रूवमेंट भी देख सकते हैं। वेरी सिंपल अप्रोच है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो बेहतर है। सबसे पहले हमने देखा बेस्ड ऑन द थ्योरम कि जो y डिफरेंशिएबल फंक्शन है t के लिए, वो अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो वो k y के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्म को मैं dy/dt इज इक्वल टू ky लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से लिखा जा सकता है फर्स्ट फॉर्म को। चलें, ठीक है, अभी हमने y बार लिखा, ये वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो ये जो y बार है इक्वल टू y है, अगर हम इसे dy/dt लिखें, ठीक है, दोनों तरफ देखें, dt से मल्टीप्लाई भी किया गया, वो अपनी जगह मौजूद है, फिर 1/y है, ठीक है, और फिर यहाँ पर dt है। इस चीज़ को मैंने एक्सपेंड किया तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो ये dy/y बच गया। यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ओरिजिनल फॉर्म सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू द t, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेट लिख दिया जो dy इक्वल टू y/dt। तो इसी फॉर्म पे dy को इस तरह से भी लिखा जा सकता है डिफरेंशिएट के कॉन्सेप्शनल व्यू से। वैसे हम यहाँ पर अंडरस्टूड कर चुके हैं कि वैल्यूज किस तरह से है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं 1/y, हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसकी जगह मैंने ln y लिख दिया। इंटीग्रेट करके t के रिस्पेक्ट से kt प्लस c हो गया। एक्सपोनेंशियल लूंगा ln y को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल लिया गया तो एक्सपोनेंशियल से ln कैंसिल हो गया, यानी इस तरह से ये से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ गई kt एन एक्सपोनेंशियल c, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो c कांस्टेंट है ये वैल्यू सेपरेटली बाहर आ गई, ठीक है, कांस्टेंट c, क्योंकि लेट c इक्वल टू एक्सपोनेंशियल c पर। यहाँ पर हमने क्या किया कि c को बराबर ले लिया हमने इस एक्सपोनेंशियल c के लिए, तो अब हमने यहाँ पर कैपिटल C लिख दिया और उसके बाद एक्सपोनेंशियल kt जो है यहाँ पर आ गया, एंड हियर इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच मीन दैट शोज दैट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके ऑफ द मॉडल। सो ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द y बार इज इक्वल टू ky are the form of the y equal to ckT. Remember that you can differentiate the function y equal to ckT with respect to the t to verify y bar equal to ky. यानी इसको रिवर्स करके अगर डिफरेंशिएट करके भी देख ले तो आपको ओरिजिनली वही फंक्शन मिल जाएगा, एंड एज वी नो अबाउट दैट कि वो वापस किस तरह से मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल टू दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, फिर ग्राफ को देखेंगे। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y is a proportional to y, which mean dy/dt की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम।
तो y जो है वो प्रोपोर्शनल, जो चेंज ऑफ y है वो प्रोपोर्शनल टू y है। तो व्हेन t इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, एक कंडीशन ये दी गई है, और जब t की वैल्यू 2 होती है और y की वैल्यू 4 होती है तो, ठीक है, आपने करना क्या है या क्या मालूम करना है, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू क्या होगी जब t इक्वल टू 3 होगा। यानी t की वैल्यू जब 0 होती है तो y 2 होता है, d की वैल्यू 2 होती है तो y 4 होता है। तो t की वैल्यू अगर 3 है तो y क्या होने वाला है वो हमें बताना है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ही दे दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू y, तो इस बिहाफ पर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो y बार इक्वल टू ky होगा। सो यू नो दैट y and t are related by the equation y equal to ckT according to the provement of above. So you can find the value of the constant c and k by applying the initial condition. हमें c और k की वैल्यू मालूम करनी होगी applying the first this two condition 1 and 2. तो फर्स्ट में t 0 है, y इक्वल टू 2 है, तो जो जनरल फॉर्म थी इक्वेशन की ये, इस पे वैल्यू पुट किया तो हमें एक दफ़ा c मिल गया 2, ठीक है। अब हमने जब सेकंड वैल्यूज पुट की कि t इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, तो इस बिहाफ पर यहाँ से हमें जो वैल्यूज़ मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो c की वैल्यू थी वो तो 0, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0 हो गई थी, तो c हमें 2 मिल गया था। यहाँ पर क्योंकि जब हमने वैल्यूज पुट की इसके अंदर तमाम, तो बिहाफ ऑफ दिस हमें k की वैल्यू मिली, और k की वैल्यू हमें किस तरह से मिली, ln अप्लाई करने के बाद, यानी लॉग एक्सपोनेंशियल खत्म करना था, और जब हमने सिर्फ सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू मिली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.3466, जैसे कि कंडीशन आप देख रहे हो कि हमने ये अप्लाई किया, तो हमें c भी मिल गया और हमें k भी मिल गया। सो मॉडल इज y इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल 0.3466t, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि t तो हमारे पास फॉर्मूले का पार्ट है, जबकि 2 भी मिल गया हमें। ये जो वैल्यू मिल रही है ना, ये पार्ट, ये c की वैल्यू है, ये वो c की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर 2 लिखा है। और एक्सपोनेंशियल के साथ दो चीज़ें होती हैं, k और t, ठीक है ना। तो t की वैल्यू तो हमें कंडीशन पे यहाँ पर दी गई है, और ये वो k है जो हमने फाइंड कर लिया, तो k को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस t को मुझे यूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि t की वैल्यू 3 है, चलो ठीक है, k की वैल्यू 3 पुट किया, पुट करने के बाद वैल्यू मिल गई 5.657, विच मीन दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1। दैट्स गुड, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया, इसकी ग्राफिकली विजुअलाइजेशन को देखें, तो इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू द y, देन y फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल मॉडल, ठीक है। अगर रेट ऑफ चेंज y प्रोपोर्शनल है y के लिए, तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 0,2 के लिए थी, x एंड y के लिए, ठीक है, यानी इसकी बात हो रही है भाई 0 एंड 2। फिर सेकंड पे 2 एंड 4 था, ये रहा भाई सेकंड आ गया 2 एंड 4। और थर्ड वो कंडीशन थी जो हमें मालूम करनी थी, तो इसमें हमारे पास जो c की वैल्यू थी वो 2 थी, और जो एट लास्ट हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनकर आया था वो आया था 2 की पावर एक्सपोनेंशियल 0.3466t, और यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, और ये उसकी वैल्यूज आ रही है x एंड y की, यानी 3 हमारे पास t की वैल्यू है और ये y की वैल्यूज है जो आ गई, एंड इट्स प्रूव दैट। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड है। एज वी नो कि कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ केमिकल एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं जो कि मेजरमेंट ऑफ द लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ दी, अगर मैं बात करूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, न्यूक्लियर को करंट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर बॉम्ब के लिए मल्टीपल पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं। खैर, हम इन एलिमेंट्स को एग्जांपल नंबर 3 पे इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर हमें ग्रोथ एंड डीके ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। सो द एग्जांपल हेयर, सपोज दैट 10 ग्राम्स ऑफ द प्लूटोनियम आइसोटोप, ठीक है, 10 ग्राम्स ऑफ द प्लूटोनियम आइसोटोप्स Pu टू पावर 239, ये इस एलिमेंट को शो करने का तरीका है। सो दिस एलिमेंट वाज रिलीज इन द कर्नोबाइल न्यूक्लियर accident, how long it will take for the 10 gram to decay to 1 gram, यानी 10 ग्राम ऑफ टू डिके से 1 ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए या आने के लिए इसे कितना टाइम या कितना वक्त लगेगा इस फॉर्मेशन में, कन्वर्जन। लिहाजा इस चीज़ में आप देखें तो इनिशियली हमें 10 ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट दिया गया था, और फिर वो एक्सीडेंट में वो चीज़ रिलीज हुई, और अब हमें हाउ लॉन्ग यानी वो ड्यूरेशन बताना है जिसके अंदर ये जो डिकेज है वो 10 ग्राम से 1 डायग्राम के अंदर 1 ग्राम के अंदर कन्वर्ट हुआ। सो एज वी सीन दैट लेट y रिप्रेजेंट द मास इन ग्राम ऑफ द प्लूटोनियम, बिकॉज द रेट ऑफ द डिके इज प्रोपोर्शनल टू द y, so we can say that y equal to capital C exponential kt, that's represent
the value of y proportional to the y. So where t is a time in a year, to find the values of the constant c and k, as usual as like the previous one, applying the initial condition using the fact that y equal to 10 and t equal to 0. ठीक है, तो t equal to 0 का मतलब ये कि हम इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं, और y equal to 10 का मतलब ये कि सपोज जो इनिशियली हमें जो प्लूटोनियम आइसोटोप दिया गया था उसका जो वेट था वो 10 ग्राम था. वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो c वैल्यूज मिलती है, where c equal to 10 behalf of the solution of this equation. Next, using the fact that half-life of the plutonium is at 24,100 years, so you have y equal to 10 upon 2, which is equal to 5, and t equal to 24,100, ठीक है, based on the half-life of the plutonium. ठीक है, और ये कैसे आ रही है इस चीज़ को भी ऊपर यहाँ पर बताया गया. ठीक है, इनकी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है. ठीक है, हाफ-लाइफ ऑफ दी वैल्यूज़, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अवेलेबल होगा आपको क्वेश्चन में. अच्छा जी, अब हमें वैल्यूज़ पता चल गई, टी की भी पता चल गई, वाई की भी पता चल चुकी है. इसी इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे. दिस वन, ठीक है, सी की जगह वाई की जगह 5 लिखा गया, सी की जगह 10 है, ई के वैसे ही रहा, टी की जगह 24,100 लिखा गया. दैट्स गुड. अब यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ को लिखा गया. अब लिखने के बाद हम इस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, यानी के की वैल्यूज़ फाइंड करना है. लॉगरिथमिक लॉग लिया गया ताकि एक्सपोनेंशियल को कैंसिल किया जाए, और लास्ट हमें के की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ मिल गई 0.000028761. इस के की वैल्यूज़ को ओरिजिनली इक्वेशंस में अप्लाई किया जाएगा. अप्लाई करने के बाद हमें एट लास्ट वो वैल्यूज़ मिल जाएगी जिस वैल्यूज़ के ब्याह पर हमें सोल्यूशन कंक्लूड करना है. To find the time at which take for the 10 grams decay to 1 gram, you can solve for t in the equation, which is 1 equal to 10 exponential this value and t. और जब हम इसे solve करेंगे तो that will equal to 80,059 years. So that is the time duration to convert 10 gram to decay to 1 grams according to the exponential decay growth. ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हमने केमिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को यहाँ पर यूज़ होता हुआ देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह से रेट ऑफ द चेंज ऑफ द प्रोपोर्शनल ऑफ द वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर इज वेरी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हैं, जहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल की इसी फार्मूला या इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं. सपोज एन एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट फ्लाइज इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. यानी जो फ्रूट्स की फ्लाइज होती हैं उनमें हम उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ में लॉ ऑफ द एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं. सो देयर आर 100 फ्लाइज आफ्टर द सेकेंड डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड 300 फ्लाइज आफ्टर द 4th डे. ठीक है, यानी हम 100 फ्लाइज को देखते हैं सेकेंड डे पर एक्सपेरिमेंट के, और 300 फ्लाइज को देखते हैं आफ्टर द 4th डे. अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी फ्लाइज वर इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन. तो ओरिजिनली उस कॉलोनी में या जहाँ पर उस फ्लाइज की ग्रोथ हो रही है, ओरिजिनली उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है. सो बेस्ड ऑन दिस हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इस्तेमाल होता हुआ क्वेश्चन में ही देख रहे हैं. तो हमने डायरेक्टली y इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल के टी को यूज़ किया, और हमने इनिशियली कहा कि नंबर ऑफ द फ्लाइज एट टाइम t विच t इज मेजर्ड इन डे. सो नोट दैट y इज अ कंटिन्यूअस वेयर द नंबर ऑफ द फ्लाइज इज डिस्क्रीट बिकॉज y इक्वल टू 100 and t इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 300 and t इक्वल टू 4. सो यू कैन रीराइट. अच्छा, ये जो वैल्यूज दी गई है 2, ये सेकंड डे और थर्ड डे के रिस्पेक्ट से लिखी जा रही है. ठीक है, तो सेकंड डे में 4 थी, ठीक है, और t इक्वल टू 4 है. ठीक है, अब 4 के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं मालूम करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन चेंज होगी. तो सबसे पहले सेकंड डे पे 100 था, हमने 100 लिखा c एक्सपोनेंशियल 2k, और थर्ड डे के अंदर 300 था, तो उस रिस्पेक्ट से हमने 3 लिखा एक्सपोनेंशियल 4k. यहाँ पर वैल्यूज आ गई t के रिस्पेक्ट से. ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमने एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से फॉर्म किया है. सो द फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट c इक्वल टू 100 exponential 2k. Substituting this value into a second equation produce the following. यानी इस equations को second में जब put किया गया तो इसकी ये values बन गई. ठीक है, यानी ये 300 रहा, ये 100 वहाँ चला गया, exponential 2k इसका रहा, और originally जो exponential 4k है वो इसका रहा. तो first part ये आ गया. ठीक है, अब हम इसे solve कर रहे हैं k के लिए solve करना शुरू किया. बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो ये दोनों मिलकर पॉजिटिव 2k हो जाएगा. फिर हमने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद हमें के मिल गया. ठीक है, के मिलने का मतलब ये है कि जो हमने इक्वेशंस बनानी है उन इक्वेशंस पे टी की वैल्यू पुट करके हम ग्रोथ बता सकते हैं, लेकिन अभी हमें के मिल गया. तो जो इक्वेशंस बनी वो बन गई y इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल के की वैल्यू जो हमने लिखी, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टी. ठीक है, टू सॉल्व फॉर सी री अप्लाइंग द कंडीशन y इक्वल टू 100 एंड k इक्वल टू 2. ठीक है, अब जब मैं
2 वैल्यूज पुट कर रहा हूँ टाइम पे और y की वैल्यू 100 दे रहा हूँ, तो इस बिहाफ पर जो हमें c वैल्यू मिल रही है वो 33 मिल रही। सो द ओरिजिनल पॉपुलेशन व्हेन t इक्वल टू 0 कंसिस्टिंग ऑफ द अप्रोक्सीमेटेड y c इक्वल टू 33 फ्लाइज एज शोन इन अ फिगर 6.9। यानी इनिशियली जब टाइम वैल्यूज 0 है तो बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैं बता रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन होगी उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली वो 33 हो। इस चीज़ को आप यहाँ से कंसीडर करें इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से कि ये तो वैल्यूज़ अभी हमने फाइंड की, हमें बताया गया था कि 2 डेज़ के अंडर 100 हो गई थी वो वैल्यूज़, ठीक है। और उसके बाद बताया गया था कि 4th डे में उसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर देखा था कि वो 300 हो गई। तो जब हमने इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ निकाली कि किस कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ के बिहाफ पर वो अपने आप को इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो हमें 33 मिला। इस बिहाफ पर जब मैं टी की वैल्यूज़ जो भी पुट करूँगा इस इक्वेशन में, हमें वही वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी जो वैल्यूज़ एग्जिस्टिंग पे या जो फाइंड करने हमें कहा जा रहा है। तो इनिशियली टी की वैल्यू 0 पुट करके जब हमने 33 पुट किया तो हमें वही वैल्यूज़ मिल गए। आप यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं, 3, 4, 5 पुट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सोल्यूशन बन गया हमारे उस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेप का जो ग्रोथ बता रहा होता है। ठीक, थोड़ा सा क्रिटिकल ज़रूर था लेकिन हमने बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्चुअल व्यू से अंडरस्टैंड कर लिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। And the next example 5 is another important concept, declining sales. 4 months after it stopped advertising and manufacturing company noticed that its sales have dropped from 1 lakh unit per month to 80,000 unit per month. यानी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये देखती है कि 4 महीनों के बाद उनकी जो जब एडवर्टाइजमेंट को स्टॉप किया गया तो उनकी जो सेल्स ड्रॉप रेशो है वो 1 लाख यूनिट पर मंथ से 80,000 यानी 80,000 पर मंथ पर ड्रॉप होती है। तो इफ़ द सेल्स फॉलो एन एक्सपोनेंशियल पैटर्न टू डिक्लाइन, यानी जिस तरह से एक्सपोनेंशियल पैटर्न पर कोई चीज़ ऊपर जाती है उसी तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से वो डिक्लाइन भी कर सकती है। तो व्हाट विल बी दे बी आफ्टर अनदर 2 मंथ, यानी आफ्टर 2 मंथ के बाद जो है उनकी क्या कंडीशन होगी। सो यूज द एक्सपोनेंशियल डी के मॉडल y इक्वल टू सी exponential kt as usual, where t is measured in a month. For the initial condition t equal to 0, we know that c equal to 1 lakh q, क्योंकि हमें इनिशियली ये बताया गया था कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज जा रही है। Moreover, because y equal to 80,000 when t equal to 4. So based on this, अगर मैं 80,000 के लिए सॉल्व करूँ तो हमें c की वैल्यूज जो है 1 लाख मिली, ठीक है, और y की वैल्यू 80,000 मिली। तो इस बिहाफ पर जो एक्सपोनेंशियल बनेगा वो 4k बनेगा। k के लिए सॉल्व करूँगा, k की वैल्यू मिल गई। अब आफ्टर 2 मंथ्स t इक्वल टू 6, ठीक है, यानी जाहिर सी बात है हमें वैल्यूज बिहाफ ऑफ द वैल्यूज निकालनी थी। तो आफ्टर 2 मंथ जो है वो t की वैल्यू क्या हो गई, इनिशियली 4 थी यहाँ पर, तो अब वो 6 हो गई। तो वी विल एक्सपेक्ट द मंथ सेल्स रेट टू बी y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्सपोनेंशियल दिस वैल्यू एंड 6। यहाँ पर t लिखा जा रहा था तो उसकी जगह 6 लिखा, हमने सॉल्व किया एंड दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 71,500 डिक्लाइन वैल्यूज। अगर आप एक्सपोनेंशियल को ग्राफिकली देखो तो यहाँ से हम डिक्लाइन करना शुरू किए, ठीक है। हमारा फर्स्ट डिक्लाइन ये रहा, सेकंड डिक्लाइन ये रहा, ठीक है, यानी ये फर्स्ट मंथ है, ठीक है, और उसके बाद ये नेक्स्ट मंथ है, और ये वो वैल्यूज है जो अभी हमने फाइंड किया। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को भी हमने उसी रेट ऑफ चेंज के जरिए से फाइंड होता हुआ देख। ओके, लास्ट एग्जाम्पल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। वैसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को मल्टीपल्स जगह पर इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी अगर मैं एक प्रॉपर एग्जांपल की बात करूं तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जहां पर आप रियल लाइफ में कैलकुलस को इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। कैसे देखें, एज्यूम करें कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं और उस ऑफिस में एक रूम है। जैसे आप इस रूम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उसकी, ठीक है, और इट्स नॉट अ natural death, actually it's killed by someone, ठीक है, it's killed by someone and there is a blood. अब जैसे अंदर दाखिल होते हैं आप परेशान हैं, ठीक है, कि what I do next, ठीक है, और जितने देर में आप ये सोच रहे होते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ गई और अब पुलिस ने कंप्लीट ब्लेम आप पर लगा दिया कि क्योंकि आप इस जगह पर मौजूद हैं और इस जगह मौजूद होने की वजह से एक्सपेक्टेड यही है कि आपने ही ये फ़ोन किया है, आप ही ने इस पर्सन को मारा है। तो ऐसी कंडीशन में मैथ या कैलकुलस ही एक ज़रा है या एक ज़रिया है जो आपकी जान बचा सकता है, और वो चीज़ बचाने के लिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को इन अ फॉर्म ऑफ द
एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल बी सरप्राइज हाउ द न्यूटन लॉ ऑफ द कूलिंग विल हेल्पफुल टू सेव यू फ्रॉम दिस kind of the critical condition. Let's see. So example 2, through example 5, you didn't actually have to solve the differential equation this, because this is a standard form of the equation and we used this equation. We didn't use this equation. Actually, we used the exponential functions to understand the growth in a form of the positive or negative direction. But the next example demonstrates the problem whose solution involved the separation of the variable technique. This example concerned the Newton law of the cooling, which state that the rate of the change in the temperature of an object is proportional. That's a very important thing, which state that the rate of change in the temperature, okay, the rate of the change in the temperature of an object is proportional to the difference between the object temperature and the temperature of the surrounding medium. ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो रेट ऑफ चेंज होगा वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, यानी उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और उसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उनके दरमियान का फर्क ही उसका प्रोपोर्शनल होता है। अब थोड़ी देर के लिए आप सोच रहे होंगे कि ये जो डेफिनेशन है ये इस कंडीशन पे किस तरह से फुलफिल होती है, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर सोचना है कि एक्चुअली जब उसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है और उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि इस शख्स को जो किल्ड किया गया है उस पर क्या टाइम होगा, उस वक्त क्या टाइम हो सकता है। और अगर आपको देखा जाए कि आप यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं आपके यहाँ पर इन होने का क्या टाइम था, उस टाइम की बिहाफ पर जो टेम्परेचर है या न्यूटन कूलिंग टेम्परेचर है उस बिहाफ से प्रेडिक्ट किया जा सकता है नियरेस्ट पोजीशन पर कि एक्चुअली ये कत्ल कितने देर पहले हुआ, इनकी बॉडी का टेम्परेचर और इनके सराउंडिंग के टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, और उस लिहाज से आपकी ज़िंदगी बच सकती है। ओके, दैट्स गुड। So the question says here, let y represent the temperature in a Fahrenheit of an object in a room whose temperature is kept at a constant 60 degree. यानी हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट पे ले रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट है रूम में जिसका टेम्परेचर जो है वो मौजूद है 60 फ़ारेनहाइट पे। इफ़ द ऑब्जेक्ट कूल फ्रॉम 100 डिग्री टू 90 इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट में 100 डिग्री से 90 डिग्री में होने के लिए उसको 10 मिनट का वक्त लगता है, तो हाउ मच लॉन्गर विल टेक for a temperature to decrease to 80 डिग्री, यानी 100 से 90 के लिए अगर उसको 10 मिनट लगता है तो क्या उस 90 से 80 होने में कितना वक्त लगेगा, क्या वो वही 10 ही मिनट होगा या नहीं, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को देखते हुए, जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली शो करूं तो इसका सोल्यूशन जो है वो 24 आ रहा है। सोल्यूशन को हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, लेकिन आप यहाँ से देखते ही कह सकते थे ना कि सर इसमें भी 10 लग रहा है तो यकीनी तौर पे नेक्स्ट में भी 10 लगेगा। ठीक, बिल्कुल आप ये कह सकते थे, लेकिन ये कम्प्लीटली इसलिए गलत होगा कि आप इस बात को सोचें थोड़ी देर के। एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं कि आपके पास एक जार है इस तरह से, ठीक है, इसमें वाटर मौजूद है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर है, ठीक है, और आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, इस ग्लास में हॉट वाटर है, ठीक, इस ग्लास में हॉट वाटर, इस ग्लास को आपने इसके अंदर दाखिल कर दिया, ठीक है, ठीक है, इसमें ये पानी दाखिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा ये अपनी हीट जो है वो अपने सराउंडिंग में देता रहेगा और ये जो बॉडी है वो इस पर इफेक्ट करती रहेगी। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जब फर्स्ट टाइम आप इस ग्लास को में दाखिल करोगे तो बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल है और इसका टेम्परेचर वो है जिस पे उसको हॉट किया गया है। तो जब 10 मिनट गुजरेंगे तो यकीनी तौर पे इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पे होगा ना, तो इसका टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है बाहर वाले का। अगर 10 मिनट में ये 100 से 90 हुआ है तो यकीनी तौर पे इसने अपनी हॉटनेस भी तो इसको दे दी, तो अब इसे 80 होने में 10 मिनट थोड़ी लगेंगे बल्कि इससे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इसके अराउंड में जो टेम्परेचर होगा वो इसको इफेक्टफुल बनाएगा कि ये वाटर मज़ीद एब्जॉर्व करे इसकी हॉटनेस को और उसकी बिहाफ पर इसको मज़ीद क्या करे, मेंटेन करे। यही वजह है कि वो 10 मिनट नहीं लग रहे बल्कि 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग रहा है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूटन लॉ ऑफ द। So you know that the rate of the change in y is proportional to the difference between y and 60, यानी उसके और उसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि सराउंडिंग में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो 60 डिग्री थी, तो दिस कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ y बार इक्वल टू k t। तो t की वैल्यू यहाँ लिखी है y माइनस 60। अब y की जो वैल्यू है वो 80 से 100 के दरमियान लाई करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया भाई
80 से 100 है ना भाई, 100 पहले थी फिर 90 हुई, 90 से 80 होना चाहिए। ओके, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेजन वी यूज सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल। अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था। ठीक है, dy वाले एलिमेंट को सेपरेट कर दिया, k वाले को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसे इंटीग्रेट किया, इसे इंटीग्रेट किया, ln के साथ वैल्यूज आ गई, बिकॉज y इज ग्रेटर देन 60, तो mod of the values is equal to y minus 60 and you can omit the absolute value sign because exponential notation। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की वजह से हमने ऑब्सोलेट कर दिया वैल्यूज, मॉड वैल्यूज को। सो y minus 60 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल kt प्लस c। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल किया गया इस स्टेप पे लॉग को खत्म करने के लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई किया गया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेजन आ रही है। इस इक्वेजन के मुताबिक जो c होगा वो एक्सपोनेंशियल c1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह यहाँ पर c लिख दिया गया। ठीक है, इस रूल को इस्तेमाल करके ये इक्वेजन आ रही है। सो यूजिंग y इक्वल टू 100 एंड t इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन दैट दिस which implies that c equal to 40 because y equal to 90 and t equal to 10। ये बिल्कुल क्वेश्चन के मुताबिक सारी बात हो रही है। 90, 60 एंड 40 वाले रेशियो को इस्तेमाल किया गया, k फाइंड कर लिया गया, k की वैल्यूज आ गई एंड सो दिस इज आवर मॉडल। ठीक है, ये कूलिंग मॉडल बन चुका है हमारा। अब हमें जो वैल्यूज मालूम करनी है मॉडल की, आप उसमें t की वैल्यू पुट करें, t बताएं। ठीक है, अब t मालूम करने के लिए हमने क्या किया, t की वैल्यू सेपरेट की, इसमें से लॉग यूज किया, लॉग करने के बाद हमें t भी मिल गया, तो t की वैल्यूज मिल रही है यहाँ पर 24.09। और यही वो टाइम है जो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को 80 डिग्री पे लाने का ड्यूरेशन बता रहा है बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉ ऑफ द कूलिंग। तो ये देखें, ये इसको ग्राफ में भी दिखाया जा रहा है टेम्परेचर बाय टाइम। तो ये इनिशियल था, फिर ये सेकंड दिया गया, और सेकंड के बाद हमने इस फंक्शन को यूज़ करते हुए, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के उस फंक्शन को सॉल्व करते हुए एक जनरलाइज फॉर्म मालूम किया कूलिंग लॉ ऑफ टेम्परेचर का, और हमने स्पेसिफाइड टाइम बता दिया कि कितना टाइम इससे लगेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दी 6.2, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की ग्रोथ एंड डीके के हवाले से बात की। एंड लास्ट एग्जांपल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ माइंड चेंजर, और किस तरह से इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, वो भी चीज़ें हमने जान ली। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर किया करें और करें, ताकि ये मोटिवेशन बरकरार रहे और इसी तरह से आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम होता रहे। 6.3 जो है नेक्स्ट सेशन का पार्ट रहेगा, इसी तरह से जुड़े रहें। सी यू देयर।